नमस्कार। सुन लो यूपीएससी के इस खास सत्र में आपका स्वागत है। आज हम गोता लगाने वाले हैं मध्यकालीन भारत के एक ऐसे उथल-पुथल भरे दौर में जब दिल्ली सल्तनत की पकड़ ढीली पड़ चुकी थी। हाँ बिल्कुल। मतलब सोचिए 1398 में तैमूर का हमला हुआ, दिल्ली हिल गई और उसके बाद शुरू हुआ असली खेल, क्षेत्रीय ताकतों का उदय। पूरे उत्तर भारत में आप कह सकते हैं पावर सेंटर्स बनने लगे। सही कहा। ये वो समय था लगभग 1400 से लेकर मान लीजिए 1525 तक का, जब बंगाल, गुजरात, मालवा, मेवाड़ जैसे राज्य न सिर्फ स्वतंत्र हुए बल्कि उन्होंने अपनी एक अलग पहचान भी बनाई। और सिर्फ राजनीतिक पहचान नहीं, बल्कि कला, संस्कृति, शासन, हर चीज में नए प्रयोग हुए। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है, खासकर यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, कि मुगलों के आने से ठीक पहले भारत का, खासकर उत्तर भारत का राजनीतिक नक्शा कैसा दिख रहा था, कौन थे मुख्य खिलाड़ी, क्या थे उनके आपसी समीकरण। हाँ, और आज हम इसी नक्शे को परत दर परत खोलेंगे। हम विस्तार से चर्चा करेंगे सतीश चंद्रा की किताब की चैप्टर 10 पर, स्ट्रगल फॉर एम्पायर इन नॉर्थ इंडिया, आई सर्का 1400-1525। ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें उस शक्ति संघर्ष और बदलाव को समझने में मदद करता है जिसने आगे चलकर, मतलब मुगल काल और उसके बाद के भारत के इतिहास को आकार दिया। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं ये विस्तृत चर्चा। लेट्स अनपैक दिस। शुरुआत कहाँ से करें, पूरब से? हाँ, पूरब से शुरू करना ठीक रहेगा। बंगाल। देखिए, बंगाल की जो भौगोलिक स्थिति है, दिल्ली से दूरी, फिर वो नदियों का जाल, जलवायु, इन सब ने बंगाल को हमेशा से थोड़ा अलग रखा है। सही। तो यहाँ स्वतंत्रता की कहानी कैसे शुरू हुई? दिल्ली सल्तनत से आजादी कैसे मिली? यहाँ क्रेडिट जाता है इलियास शाह को। 1338 के आसपास जब दिल्ली में थोड़ी कमजोरी आई, इलियास शाह ने लखनौती और सुनारगांव, जो बंगाल के महत्वपूर्ण केंद्र थे, उन पर कब्जा कर लिया। और फिर उसने सुल्तान की उपाधि ली। हाँ, सुल्तान शमसुद्दीन इलियास शाह। ये नाम याद रखना जरूरी है, सुल्तान शमसुद्दीन इलियास शाह। उसने सिर्फ बंगाल पर ही कब्जा नहीं किया, बल्कि अपना प्रभाव तिरहुत, चंपारण, गोरखपुर तक फैलाया। लेकिन दिल्ली चुप तो नहीं बैठी होगी। फिरोज तुगलक उस समय दिल्ली का सुल्तान था, है ना? हाँ, फिरोज तुगलक ने कोशिश की बंगाल को वापस नियंत्रण में लाने की। उसने 2 बार बंगाल पर अभियान किया। पांडुआ, जो उस समय बंगाल की राजधानी थी, उसे घेरा भी। और इलियास शाह को पीछे हटना पड़ा। हाँ, इलियास शाह को एकाडला के मजबूत किले में शरण लेनी पड़ी, लेकिन फिरोज तुगलक बंगाल को पूरी तरह से जीत नहीं पाया। तो नतीजा क्या निकला इन अभियानों का? नतीजा ये हुआ कि कोसी नदी को दोनों राज्यों के बीच की सीमा मान लिया गया। लेकिन बंगाल, आप कह सकते हैं, व्यावहारिक रूप से स्वतंत्र ही रहा। इलियास शाह ने बाद में फिरोज तुगलक के साथ उपहारों का आदान प्रदान भी किया, दोस्ती का हाथ बढ़ाया, पर अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी। और उसने सिर्फ दिल्ली से ही नहीं निपटा, आसपास भी विस्तार किया। हाँ, उसने कामरूप यानी आधुनिक असम के कुछ हिस्सों पर भी अपना नियंत्रण बढ़ाया। और एक बात और, इलियास शाह एक लोकप्रिय शासक बनने की कोशिश कर रहा था। उसने पांडुआ में स्थानीय लोगों का, अमीरों का दिल जीतने के प्रयास किए। इलियास शाह के बाद कौन महत्वपूर्ण शासक हुआ बंगाल में? उसके बाद गियासुद्दीन आजम शाह का नाम आता है, 1389 से 1409 तक। वो अपनी न्यायप्रियता के लिए काफी मशहूर था। हाँ, वो कहानी मैंने भी पढ़ी है कि कैसे एक मुकदमे में उसने खुद काजी के सामने पेश होकर जुर्माना भरा था। मतलब कानून का सम्मान देखिए। बिल्कुल। और सिर्फ यही नहीं, उसके अंतर्राष्ट्रीय संपर्क भी थे। उसने फारस के मशहूर कवि हाफिज शिराजी के साथ पत्र व्यवहार किया, चीन के मिंग सम्राट के दरबार में अपना दूत भेजा और वहां से भी दूत आए। ये तो कमाल है। मतलब बंगाल सिर्फ राजनीतिक रूप से ही स्वतंत्र नहीं हो रहा था, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना रहा था। व्यापार वगैरह भी बढ़ा होगा। हाँ, निश्चित रूप से। खासकर चटगांव बंदरगाह, चिटागोंग पोर्ट, ये उस समय बहुत महत्वपूर्ण हो गया था। बंगाल का समुद्री व्यापार यहाँ से खूब होता था। बीच में कुछ समय के लिए हिंदू शासन भी आया था शायद, राजा गणेश। हाँ, एक संक्षिप्त दौर था राजा गणेश के नेतृत्व में, लेकिन उसके बेटों ने बाद में इस्लाम अपना लिया और फिर से मुस्लिम शासन स्थापित हो गया। ये दौर थोड़ा उथल-पुथल वाला था। लेकिन बंगाल की सांस्कृतिक पहचान भी तो बन रही थी इस समय, वास्तुकला, साहित्य। बिल्कुल। पांडुआ और बाद में गौर जो राजधानी बनी, वहां शानदार इमारतें बनी, मस्जिदें, मकबरे, इनकी अपनी एक अलग शैली विकसित हुई। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बंगाली भाषा और साहित्य को संरक्षण मिला। हाँ, जैसे मालाधर बसु का नाम आता है। सही।
मालाधार बसु, जिन्होंने श्री कृष्ण विजय लिखी और उन्हें सुल्तान ने गुणराज खान की उपाधि दी थी। इसे 2 बार बोलिए, गुणराज खान। ये दिखाता है कि शासक स्थानीय भाषा और संस्कृति को बढ़ावा दे रहे थे। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बंगाल का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? वो दौर था अलाउद्दीन हुसैन शाह का, 1493 से 1519। अलाउद्दीन हुसैन शाह, इसके समय को बंगाल का स्वर्ण युग मानते हैं। ऐसा क्यों? उसने क्या खास किया? सबसे पहले तो उसने राज्य में कानून व्यवस्था बहाल की, जो राजा गणेश के बाद के दौर में थोड़ी बिगड़ गई थी। फिर उसने बहुत ही उदार धार्मिक नीति अपनाई। उदार मतलब? उदाहरण दे सकती हैं? हाँ, जैसे उसने कई हिंदुओं को बहुत ऊंचे पदों पर नियुक्त किया। उसका वजीर, उसका निजी चिकित्सक, टकसाल का प्रमुख, यहाँ तक कि उसका मुख्य अंगरक्षक, ये सब हिंदू थे। अच्छा, ये तो काफी महत्वपूर्ण बात है। और सिर्फ यही नहीं, उस समय के प्रसिद्ध वैष्णव संत रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, वो भी उसके महत्वपूर्ण अधिकारी थे। ये दिखाता है कि वो योग्यता को महत्व देता था, धर्म को नहीं। और कहते हैं कि महान संत चैतन्य महाप्रभु भी उनका बहुत सम्मान करते थे। हाँ बिल्कुल, चैतन्य महाप्रभु का प्रभाव उस समय बंगाल में बढ़ रहा था और अलाउद्दीन हुसैन शाह ने उन्हें पूरा सम्मान दिया। उनके अनुयायियों को कोई परेशानी नहीं होने दी। तो कुल मिलाकर उसका शासनकाल स्थिरता, सहिष्णुता और सांस्कृतिक विकास का काल था। ये तो हुई बंगाल की बात। अब जरा असम की तरफ देखें, वहां क्या हो रहा था? असम में इस समय अहोम जनजाति बहुत शक्तिशाली हो रही थी। ये लोग 13वीं सदी में बाहर से आए थे, शायद मंगोलॉयड मूल के थे, और उन्होंने ब्रह्मपुत्र घाटी में एक मजबूत राज्य स्थापित कर लिया था। तो जाहिर है बंगाल के सुल्तानों से उनका टकराव हुआ होगा। हाँ, टकराव तो हुआ। इलियास शाह ने भी कामरूप के पश्चिमी हिस्से कामता पर हमला किया था। बाद में अलाउद्दीन हुसैन शाह ने तो कामतापुर शहर को नष्ट करके उस इलाके को बंगाल में मिला ही लिया। लेकिन क्या वो अहोम राज्य को जीत पाए? नहीं, अहोम राज्य ज्यादा शक्तिशाली साबित हुआ। अलाउद्दीन हुसैन शाह ने अपने बेटे नुसरत शाह के नेतृत्व में अहोम राज्य पर बड़ा हमला किया, लेकिन वो बुरी तरह असफल रहा। अहोमों की सैन्य रणनीति काफी मजबूत थी। उस समय अहोम राजा कौन था? उस समय अहोम राजा था सुहुंगमुंग। सुहुंगमुंग, उसने स्वर्ग नारायण की उपाधि ली थी। इसे दोहराइए, स्वर्ग नारायण। वो बहुत शक्तिशाली शासक था। और अहोमों ने भी हिंदू धर्म अपना लिया था। हाँ, सुहुंगमुंग ने हिंदू धर्म अपना लिया और उसके समय में असम के महान वैष्णव सुधारक शंकर देव ने वैष्णव मत के प्रसार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शंकर देव का नाम भी याद रखना चाहिए। ठीक है, तो बंगाल, असम, अब उड़ीसा की बात करते हैं। क्या बंगाल का संघर्ष उड़ीसा से भी था? हाँ, बिल्कुल था। उड़ीसा में पहले से गंगा वंश के शासक थे, लेकिन बंगाल के सुल्तानों ने उन पर लगातार दबाव बनाए रखा। इलियास शाह ने जाजनगर यानी उड़ीसा पर हमला किया था। और फिर फिरोज तुगलक ने भी तो उड़ीसा पर हमला किया था। हाँ, 1360 में जब वो बंगाल से लौट रहा था तो उसने उड़ीसा पर हमला किया और कहते हैं कि पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर को भी अपवित्र किया था। इन हमलों ने गंगा वंश को कमजोर कर दिया। और फिर उड़ीसा में एक नए वंश का उदय हुआ। सही, गजपति वंश। इसे दोहराइए, गजपति वंश। गंगा वंश के कमजोर होने के बाद इन्होंने उड़ीसा में अपनी सत्ता स्थापित की और ये काफी शक्तिशाली साबित हुए। गजपति शासक तो शायद काफी बड़े निर्माता और योद्धा भी थे। उनका प्रभाव कहाँ तक था? हाँ, वो कला और वास्तुकला के संरक्षक थे और उनका साम्राज्य दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ था। उनका संघर्ष सिर्फ बंगाल से नहीं, बल्कि दक्षिण के विजयनगर और बहमनी सल्तनतों से भी चलता रहता था। तो क्या वो बंगाल को रोक पाए? अलाउद्दीन हुसैन शाह जैसे शक्तिशाली बंगाली सुल्तान ने भी उड़ीसा में पुरी और कटक तक हमले किए। तो ये पूरब का सीन था। बंगाल, असम, उड़ीसा तीनों अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण खिलाड़ी थे। ये तो काफी दिलचस्प तस्वीर है पूर्वी भारत की। अब जरा पश्चिम की तरफ चलते हैं। गुजरात, ये तो हमेशा से ही एक समृद्ध प्रदेश रहा है। बंदरगाह, उपजाऊ जमीन, व्यापार। बिल्कुल, दिल्ली सल्तनत के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण सूबा था।
फिरोज तुगलक के समय यहाँ का गवर्नर ठीक ठाक था, लेकिन उसके बाद जब दिल्ली कमजोर हुई तो यहाँ के गवर्नर जफर खान ने मौके का फायदा उठाया। जफर खान? उसने कब आजादी घोषित की? उसने हिम्मत तो काफी पहले दिखा दी थी, लेकिन औपचारिक रूप से उसने 1407 में सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि लेकर अपनी स्वतंत्रता घोषित की। लेकिन क्या उसे गुजरात सल्तनत का असली संस्थापक माना जाता है? नहीं, असली संस्थापक उसके पोते अहमद शाह प्रथम को माना जाता है। अहमद शाह प्रथम शासनकाल 1411 से 1443। उसने गुजरात राज्य की नींव मजबूत की। कैसे? मतलब उसने क्या खास किया? एक तो उसने प्रशासन को सुधारा, उसे व्यवस्थित किया। दूसरा, उसने राज्य का विस्तार किया, आसपास के छोटे शासकों को हराया। और तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण, उसने 1413 में राजधानी पाटन से हटाकर एक नया शहर बसाया, अहमदाबाद। अहमदाबाद? हाँ, ये नाम तो आज भी गुजरात की पहचान है। इसे दोबारा बोलिए, अहमदाबाद 1413। हाँ, अहमदाबाद। और उसने सिर्फ बसाया ही नहीं, बल्कि यहाँ शानदार इमारतें भी बनवाईं, जैसे जामा मस्जिद, 3 दरवाजा। अहमदाबाद की वास्तुकला की क्या खासियत थी? क्या वो दिल्ली सल्तनत जैसी थी? नहीं, थोड़ी अलग थी। यहाँ आपको पतली मीनारें मिलेंगी, पत्थर पर बहुत बारीक नक्काशी, खूबसूरत जालियों का काम, और इसमें स्थानीय जैन वास्तुकला का प्रभाव भी साफ नजर आता है। ये गुजरात की अपनी शैली थी। अहमद शाह ने साम्राज्य विस्तार के लिए क्या किया? राजपूतों से भी संघर्ष हुआ होगा। हाँ, उसने सौराष्ट्र पर और राजपुताना की सीमा पर अपना नियंत्रण बढ़ाने की कोशिश की। गिरनार का जो शक्तिशाली किला था, वहां के शासक को उसने हराया। लेकिन उसकी धार्मिक नीति थोड़ी, कह सकते हैं, जटिल थी। जटिल कैसे? देखिए, एक तरफ तो उसने सिद्धपुर जैसी जगहों पर पुराने मंदिरों को तोड़ा। उसने हिंदुओं पर जजिया कर भी लगाया। जजिया, इसे दोहराइए, जजिया। इन चीजों की वजह से कई इतिहासकार उसे कट्टर मानते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उसने मानिक चंद और मोती चंद जैसे जैन बनिया समुदाय के लोगों को अपना मंत्री बनाया। प्रशासन में हिंदुओं को शामिल किया और न्याय के मामले में वो बहुत सख्त था। कहते हैं उसने अपने दामाद को भी सरे बाजार कत्ल करवा दिया था, क्योंकि उसने किसी का खून किया था। मतलब मिला-जुला चरित्र था। उसने पड़ोसी मुस्लिम राज्यों से भी युद्ध किया। हाँ। मालवा के मुस्लिम राज्यों से उसके युद्ध हुए, खासकर हुशंग शाह से। ठीक है। अहमद शाह के बाद गुजरात का सबसे प्रसिद्ध सुल्तान कौन हुआ? वो था महमूद बेगड़ा। नाम सुना है? हमारा नाम नहीं है। महमूद बेगड़ा। हाँ, बिल्कुल सुना है। महमूद बेगड़ा। इसका शासनकाल तो काफी लंबा था शायद। बहुत लंबा, 50 साल से भी ज्यादा, 1459 से 1511 तक। गुजरात के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण सुल्तानों में से एक। इसे बेगड़ा क्यों कहते थे? इसके पीछे क्या कहानी है? इसके पीछे 2 वजहें बताई जाती हैं। एक तो ये कि उसने गुजरात के 2 सबसे मजबूत और अभेद्य माने जाने वाले किले जीते। एक गिरनार का किला जूनागढ़ के पास, और दूसरा पावागढ़ पहाड़ी पर चंपानेर का किला। 2 गढ़ जीतने वाला बेगड़ा। अच्छा, ये तर्क संगत लगता है। गिरनार और चंपानेर, इन्हें दोहराइए। गिरनार और चंपानेर। और दूसरी कहानी क्या है? दूसरी कहानी थोड़ी मजेदार है। कहते हैं कि उसकी मूछें इतनी बड़ी और तावदार थीं कि वो बैल के सींगों जैसी लगती थीं, जिन्हें गुजराती में बेघड़ कहते हैं। तो वहां से बेगड़ा। खैर, वजह जो भी हो, नाम मशहूर हो गया। उसने इन किलों को जीतकर क्या हासिल किया? गिरनार को जीतने से उसे सौराष्ट्र के संपन्न इलाके पर पूरा नियंत्रण मिल गया। उसने वहां समुद्री डाकुओं का भी दमन किया, जो तट पर लूटपाट करते थे। और गिरनार को उसने सिंध के खिलाफ एक सैनिक अड्डे की तरह भी इस्तेमाल किया। गिरनार की जीत आसान नहीं रही होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। किला बहुत मजबूत था। घेराबंदी लंबी चली। कहा जाता है कि किले के राजपूत राजा के एक मंत्री ने ही विश्वासघात किया और किले के दरवाजे खोल दिए। राजा ने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया। और सुल्तान ने वहां को शहर भी बसाया। हाँ, गिरनार की तलहटी में उसने मुस्तफाबाद नाम का शहर बसाया। मुस्तफाबाद, और उसे अपनी दूसरी राजधानी जैसा बना दिया। और चंपानेर, उसे क्यों जीता? चंपानेर का किला सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। ये मालवा की तरफ जाने वाले रास्ते पर नियंत्रण रखता था। यहाँ के राजा ने भी कड़ा मुकाबला किया, लेकिन अंत में हार गया। राजपूतों ने जौहर किया। और सुल्तान ने वहां क्या किया? उसने चंपानेर का नाम बदलकर मुहम्मदाबाद रखा। मुहम्मदाबाद। वहां उसने खूबसूरत बाग लगवाए, इमारतें बनवाईं और उसे अपनी मुख्य राजधानी बना लिया।
आज चंपानेर ज्यादातर खंडहर है, लेकिन वहां की जामा मस्जिद अब भी महमूद बेगड़ा की शान की गवाही देती है। उसने द्वारका पर भी हमला किया था शायद। हाँ, उसने द्वारका को भी लूटा था, ये कहकर कि वहां समुद्री डाकू शरण लेते हैं। इस समय तक पुर्तगाली भी तो भारत के तटों पर आ गए थे। हाँ, क्या बेगड़ा का उनसे भी सामना हुआ? हाँ, पुर्तगाली पश्चिमी तट पर अपनी नौसैनिक ताकत बढ़ा रहे थे और गुजरात के व्यापार के लिए खतरा बन रहे थे। महमूद बेगड़ा ने मिस्र के मामलुक सुल्तान के साथ मिलकर पुर्तगालियों के खिलाफ एक नौसैनिक बेड़ा बनाने की कोशिश की, लेकिन उसमें उसे ज्यादा सफलता नहीं मिली। लेकिन कुल मिलाकर उसका शासनकाल गुजरात के लिए अच्छा रहा। हाँ, बहुत अच्छा। उसका शासन लंबा और ज्यादातर शांतिपूर्ण रहा। व्यापार और वाणिज्य खूब फला फूला। उसने सड़कों को सुरक्षित बनाया, व्यापारियों की सुविधा के लिए जगह जगह सराएं बनवाईं। और उसकी व्यक्तिगत रुचियों के बारे में क्या पता चलता है? क्या वो पढ़ा लिखा था? दिलचस्प बात यह है कि उसे कोई औपचारिक शिक्षा नहीं मिली थी, लेकिन उसे ज्ञान हासिल करने का शौक था। उसने अरबी की किताबों का फारसी में अनुवाद करवाया। संस्कृत का एक कवि उदयराज उसके दरबार में था। उदयराज। और उसकी शख्सियत के बारे में बड़े अजीबोगरीब किस्से मशहूर हैं, खाने पीने को लेकर। हाँ, वो किस्से तो बहुत मशहूर है। कहते हैं उसकी दाढ़ी बहुत लंबी थी, पेट तक आती थी, और वो बचपन से थोड़ा थोड़ा जहर लेता था ताकि कोई उसे जहर दे के मार न सके। और उसका नाश्ता, कहते हैं एक कटोरा घी, एक कटोरा शहद और 100-150 केले खा जाता था। हाँ, ऐसी बातें बारबोसा जैसे यूरोपीय यात्रियों ने लिखी हैं। और ये भी कि रात को उसके बिस्तर के दोनों तरफ मांस के समोसे रखे रहते थे कि कहीं नींद खुले और भूख लगे तो खा ले। अब इनमें कितनी सच्चाई है कहना मुश्किल है, पर ये किस्से उसकी भीमकाय शख्सियत और ताकत को दिखाते हैं। तो महमूद बेगड़ा के समय गुजरात अपनी शक्ति के शिखर पे पहुंच गया था। बिल्कुल। और ये वही गुजरात है जो बाद में मुगल बादशाह हुमायूं के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनेगा। ठीक है। गुजरात के पास ही था मालवा का पठार, नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच। इसकी क्या अहमियत थी? मालवा की लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिक थी। ये गुजरात, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच के महत्वपूर्ण व्यापारिक और सैनिक मार्गों पर स्थित था। तो इसका मतलब जब तक मालवा मजबूत रहा होगा, उसने अपने पड़ोसियों की महत्वाकांक्षाओं पर लगाम लगा रखी होगी। हाँ, बिल्कुल। दिल्ली, गुजरात, मेवाड़ और दक्षिण की बहमनी सल्तनत, इन सब की नज़र मालवा पर रहती थी। जब तक मालवा में शक्तिशाली शासक रहे, उन्होंने इन सबको काफी हद तक संतुलित रखा। मालवा की राजधानी कहाँ थी और वहाँ की वास्तुकला कैसी थी? 15वीं सदी में राजधानी धार से मांडू शिफ्ट हो गई। मांडू, ये नाम याद रखिए, मांडू। ये एक पहाड़ी पर बसा किला शहर था, प्राकृतिक रूप से बहुत सुरक्षित और बेहद खूबसूरत। मांडू की इमारतें तो बहुत मशहूर है। हाँ, मांडू की वास्तुकला गुजरात से थोड़ी अलग है। यहाँ ज्यादा विशाल और भव्य इमारतें बनी। रंगीन और चमकीली टाइलों का खूब इस्तेमाल हुआ है, जैसे वहाँ की जामा मस्जिद, हिंडोला महल और सबसे मशहूर जहाज महल। जहाज महल, हाँ, इसे दोहराइए, जहाज महल। और 2 तालाबों के बीच बना है ना? हाँ, इसीलिए उसे जहाज महल कहते हैं। ऐसा लगता है जैसे पानी में जहाज खड़ा हो। ये सब इमारतें मालवा की समृद्धि और कलात्मक रुचि को दर्शाती हैं। लेकिन आपने कहा कि मालवा पर सबकी नजर रहती थी, क्या वहाँ आंतरिक स्थिरता थी? नहीं, यही मालवा की कमजोरी थी। वहाँ अक्सर उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष होते रहते थे, अमीरों के बीच गुटबाजी चलती थी, और इसी अंदरूनी कलह का फायदा उसके पड़ोसी खासकर गुजरात और मेवाड़ उठाते थे। क्या मालवा में भी सहिष्णु शासक हुए? हाँ, शुरुआती शासकों में से एक था होशंग शाह। होशंग शाह। वो अपनी धार्मिक सहिष्णुता के लिए जाना जाता था। उसने कई राजपूतों को मालवा में बसने और जागीरें प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसका कोई प्रमाण मिलता है? हाँ, ललितापुर के जैन मंदिर से एक शिलालेख मिला है, जिससे पता चलता है कि उसके शासनकाल में मंदिरों के निर्माण पर कोई रोक नहीं थी। उसने जैन व्यापारियों को भी काफी प्रोत्साहन दिया, जैसे उसका एक खजांची था नरदेवा सोनी। नरदेवा सोनी? लेकिन क्या सभी शासक ऐसे ही थे? नहीं, बाद के शासक, खासकर जब उनका संघर्ष हिंदू पड़ोसियों से हुआ, तो वो उतने सहिष्णु नहीं रहे। जैसे महमूद खलजी प्रथम। महमूद खलजी प्रथम, हाँ, 1436 से 69। इसे मालवा का सबसे शक्तिशाली सुल्तान माना जाता है। हाँ, इसका नाम तो मेवाड़ के साथ संघर्ष में आता है। बिल्कुल। उसने मेवाड़ के राणा कुंभा और दूसरे पड़ोसी हिंदू राजाओं के साथ लंबे युद्ध लड़े, और इन युद्धों के दौरान उसने कई मंदिरों को तोड़ा भी। ये शायद बदले की भावना से या फिर अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए किया गया हो। तो महमूद खलजी एक महत्वाकांक्षी शासक था? बहुत ज्यादा। वो एक बेचैन आत्मा था। उसने सिर्फ मेवाड़ से ही नहीं, गुजरात से,
गोंडवाना के राजाओं से, उड़ीसा से, बहमनी सुल्तानों से, यहाँ तक कि दिल्ली के सुल्तान से भी लड़ाइयाँ लड़ीं। लेकिन उसकी ज्यादातर ऊर्जा मेवाड़ को जीतने या कमजोर करने में ही लगी रही। तो चलिए अब मेवाड़ की बात करते हैं। मालवा का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी। 15वीं सदी में इसका उदय उत्तर भारत की राजनीति में एक बड़ा फेरबदल था। हाँ बिल्कुल। देखिए, पहले अजमेर में चौहानों का शासन था, फिर वहां मुस्लिम शासन स्थापित हुआ। चौहानों की एक शाखा रणथंबोर चली गई, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर को भी जीत लिया। तो मेवाड़ का उदय कैसे हुआ? मेवाड़ का उदय चित्तौड़ के खंडरों से हुआ, ऐसा कह सकते हैं। यहाँ पहले गुहिलोत वंश का शासन था, बाद में इसी वंश की एक शाखा सिसोदिया शाखा प्रमुख हो गई। सिसोदिया। और किस शासक के समय मेवाड़ एक बड़ी शक्ति बना? शुरुआत राव लाखा और मोकल जैसे शासकों ने की, लेकिन असली उभार आया राणा कुंभा के समय। राणा कुंभा 1433-68। इसके समय में मेवाड़ एक ऐसी ताकत बन गया जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता था। राणा कुंभा, इनके बारे में तो बहुत सुना है। क्या शख्सियत थी? असाधारण। एक महान योद्धा, एक कुशल प्रशासक, कला और साहित्य का महान संरक्षक और खुद भी एक विद्वान। पहले उनकी सैन्य उपलब्धियों की बात करते हैं। हाँ, उन्होंने क्या किया? सबसे पहले तो उन्होंने मेवाड़ के अंदर जो उनके प्रतिद्वंद्वी सरदार थे, उन्हें दबाया। फिर बूंदी, कोटा, डूंगरपुर जैसे इलाके जो पहले मेवाड़ के अधीन थे पर स्वतंत्र हो गए थे, उन पर फिर से कब्जा किया। और पड़ोसियों से संघर्ष, गुजरात और मालवा से? हाँ, यही उनकी सबसे बड़ी चुनौती थी। दोनों तरफ शक्तिशाली दुश्मन थे। गुजरात से क्यों ठनी? क्योंकि नागौर के मुस्लिम शासक ने कुंभा से मदद मांगी और कुंभा ने उसे शरण दे दी। इससे गुजरात का सुल्तान नाराज हो गया। और मालवा से? मालवा के सुल्तान महमूद खलजी ने कुंभा के प्रतिद्वंद्वियों को अपने यहाँ शरण दे रखी थी, तो दोनों के बीच दुश्मनी पुरानी थी। कुंभा पर दोनों तरफ से भारी दबाव था। तो क्या वो अपनी स्थिति बचा पाए? हाँ, यही उनकी महानता है। महमूद खलजी ने मेवाड़ पर कई हमले किए, यहाँ तक कि कुंभलगढ़ के किले को घेर लिया। उधर गुजरात की सेना ने भी हमला किया। मारवाड़ के राठौड़ों से भी निपटना पड़ा, लेकिन कुंभा ने न सिर्फ अपने राज्य को बचाया, बल्कि गुजरात की सेना को तो पीछे खदेड़ कर वहां अपना गवर्नर भी नियुक्त कर दिया। मतलब उन्होंने ज्यादातर इलाके अपने पास रखे। हाँ, रणथंबोर जैसे कुछ दूर के इलाकों को छोड़कर उन्होंने अपनी ज्यादातर विजयों पर अपना कब्जा बनाए रखा। वो एक बेहतरीन रणनीतिकार थे। और आपने कहा कि वो सिर्फ योद्धा नहीं थे? बिल्कुल नहीं, वो कला, साहित्य और संगीत के महान संरक्षक थे। उन्होंने खुद संगीत शास्त्र पर ग्रंथ लिखे, कई नाटक लिखे। और चित्तौड़ का विजय स्तंभ वो तो उन्होंने ही बनवाया था ना? हाँ, मान्ना के सुल्तान महमूद खलजी पर अपनी जीत की याद में उन्होंने चित्तौड़ में वो भव्य विजय स्तंभ बनवाया, जिसे कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं। कीर्ति स्तंभ, इसे दोहराइए। कीर्ति स्तंभ। इसके अलावा उन्होंने मेवाड़ में 32 किले बनवाए या उनकी मरम्मत करवाई, जिनमें कुंभलगढ़ का किला सबसे प्रसिद्ध है। कई झीलें, मंदिर बनवाए। उनके समय की मूर्ति कला, पत्थर की नक्काशी बहुत उच्च स्तर की थी। इतने महान शासक का अंत कैसे हुआ? बहुत दुखद अंत हुआ। उनके ही बेटे उदा ने 1468 में उनकी हत्या कर दी, सत्ता के लालच में। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। लेकिन मेवाड़ की शक्ति बनी रही। हाँ, उदा को तो सरदारों ने हटा दिया। कुंभा की विरासत को आगे बढ़ाया उनके पोते राणा संग्राम सिंह ने, जिन्हें हम राणा सांगा के नाम से जानते हैं। राणा सांगा, ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है। राणा सांगा तो बाबर के समय में थे ना? हाँ, वो 1508 में गद्दी पर बैठे। उनके समय में मेवाड़ का प्रभाव अपने चरम पर पहुंच गया था। मालवा कमजोर हो चुका था। वहां का सुल्तान महमूद द्वितीय अपने एक शक्तिशाली राजपूत मंत्री मेदिनी राय पर पूरी तरह निर्भर था। और यहीं पर एक दिलचस्प मोड़ आता है ना, जब सांगा ने मालवा के सुल्तान को हरा दिया। हाँ बिल्कुल, 1517 में राणा सांगा ने मालवा के सुल्तान महमूद द्वितीय को एक युद्ध में हराया और उसे बंदी बनाकर चित्तौड़ ले आए। बंदी बना लिया, फिर क्या हुआ? कहते सांगा ने बड़ा दिल दिखाया। 6 महीने बाद उसे रिहा कर दिया। हाँ, उसके कुछ बेटों को बंधक के तौर पर जरूर रख लिया और पूर्वी मालवा का इलाका, जिसमें चंदेरी भी शामिल था, वो अब सांगा के प्रभाव में आ गया। ये घटना तो दिल्ली के लोधी सुल्तानों के लिए चिंता का विषय बन गई होगी। हाँ बिल्कुल, दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोधी इससे बहुत चिंतित हुआ। उसने मेवाड़ पर हमला किया, लेकिन खातोली नामक जगह पर लड़ाई हुई और उसमें राणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को बुरी तरह हरा दिया।
मतलब मेवाड़ ने दिल्ली सल्तनत को भी हरा दिया। हाँ, इब्राहिम लोदी को पीछे हटना पड़ा। तो अब देखिए 1525 आते आते सीन क्या बन रहा है। मेवाड़ उत्तर भारत की एक प्रमुख शक्ति बन चुका है, मालवा कमजोर है और मेवाड़ के प्रभाव में है, दिल्ली का लोधी सुल्तान मेवाड़ से हार चुका है, गुजरात अपनी जगह मजबूत है, और इसी समय बाबर काबुल से भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। तो ये जो संघर्ष था, जो शायद मालवा के वर्चस्व के लिए शुरू हुआ था, वो अब पूरे उत्तर भारत के वर्चस्व की लड़ाई बन गया था। सही। और राणा सांगा शायद ये उम्मीद कर रहे थे कि बाबर आएगा, लोदियों को हराएगा, लूटपाट करके वापस चला जाएगा जैसा तैमूर ने किया था, और फिर मैदान साफ हो जाएगा और मेवाड़ उत्तर भारत की सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरेगा। लेकिन इतिहास ने कुछ और ही तय कर रखा था। वाह, ये तो पश्चिम और मध्य भारत की कहानी हुई। अब जरा उत्तर पश्चिम और गंगा घाटी की तरफ चलते हैं। तैमूर के हमले के बाद दिल्ली की क्या हालत थी? दिल्ली की हालत बहुत खराब थी। सुल्तान महमूद तुगलक तो भागकर पहले गुजरात गया, फिर मालवा। दिल्ली का रुतबा, उसकी इज्जत सब खत्म हो चुकी थी। तो इस स्थिति का फायदा किसने उठाया? गंगा घाटी में कौन स्वतंत्र हुआ? सबसे पहले दावा ठोका मलिक सरवर ने। ये फिरोज तुगलक का एक बड़ा अमीर था, जिसे सुल्तान ने वजीर शर्क यानी पूरब का वजीर बनाकर भेजा था। उसे मलिकुश शर्क यानी पूर्व का स्वामी की उपाधि मिली थी। मलिकुश शर्क, अच्छा, तो ये इसी से शर्की नाम पड़ा। हाँ, उसके उत्तराधिकारी शर्की सुल्तान कहलाए। शर्की, इसे दोहराइए, शर्की। उन्होंने जौनपुर को अपनी राजधानी बनाया। जौनपुर, ये नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है। जौनपुर तो शर्कियों के समय बहुत प्रसिद्ध हो गया था, है ना? हाँ बिल्कुल। उन्होंने जौनपुर को शानदार मस्जिदों, मकबरों और महलों से सजाया। उनकी वास्तुकला की अपनी एक अलग शैली विकसित हुई, जिसमें मीनारें नहीं होती थीं, लेकिन बड़े बड़े ऊंचे मेहराब होते थे। और वो कला और संस्कृति के भी बड़े संरक्षक थे। बहुत बड़े। जौनपुर उस समय उत्तर भारत में मुस्लिम संस्कृति और शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र बन गया था। वहां दूर दूर से विद्वान, कवि, सूफी संत आकर बस गए थे। इसीलिए जौनपुर को शिराज़े हिंद कहा जाने लगा। शिराज़े हिंद यानी पूरब का शिराज, जो ईरान का एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक केंद्र था। शिराज़े हिंद, ये उपाधि याद रखनी होगी। और मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत वाले? हाँ, मलिक मोहम्मद जायसी भी जौनपुर के ही थे। हालांकि उन्होंने पद्मावत बाद में शेर शाह के समय में लिखी, पर उनकी जड़ें जौनपुर से ही जुड़ी थीं। शर्की सल्तनत कब तक चली और कहां तक फैली थी? ये सल्तनत लगभग 1 सदी तक चली। अपने चरम पर इसका राज्य पश्चिम में अलीगढ़ से लेकर पूरब में दरभंगा, बिहार तक, और उत्तर में नेपाल की सीमा से लेकर दक्षिण में बुंदेलखंड तक फैला हुआ था। काफी बड़ा राज्य था। क्या उन्होंने दिल्ली जीतने की भी कोशिश की? हाँ, कई बार कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। दिल्ली पर कब्जा करना उनका एक बड़ा सपना था, जो कभी पूरा नहीं हुआ। फिर उनका पतन कैसे हुआ? ये हो गया। लोधी ज्यादा शक्तिशाली साबित हुए। शर्की सुल्तान बचाव की मुद्रा में आ गए। पश्चिम में उत्तर प्रदेश के कई इलाके उनके हाथ से निकल गए। दिल्ली पर बार बार हमले करने के चक्कर में वो खुद भी कमजोर हो गए। और अंत किसने किया? अंत किया बहलोल लोदी ने। 1484 में बहलोल लोदी ने जौनपुर पर कब्जा कर लिया और शर्की राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। शर्की राजा कुछ समय तक चुनार के किले में निर्वासित रहा और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। तो शर्कियों के पतन के बाद दिल्ली में लोदियों का शासन स्थापित हुआ। हाँ। लेकिन लोदियों से पहले एक और वंश भी तो था दिल्ली में। हाँ, तैमूर के हमले के बाद और लोदियों से पहले दिल्ली में सैयद वंश का शासन रहा। सैयद वंश, लेकिन ये बहुत कमजोर शासक थे। असली ताकत धीरे धीरे अफगान सरदारों के हाथों में आ रही थी, खासकर पंजाब के इलाके में। और इन्हीं अफगान सरदारों में से एक था बहलोल लोदी। बिल्कुल, बहलोल लोदी। उसे शुरुआत में सिरहिंद की इक्ता मिली हुई थी। उसने पंजाब में उस समय सक्रिय खोखर जनजाति को नियंत्रित किया और धीरे धीरे पूरे पंजाब पर अपना दबदबा कायम कर लिया। और फिर उसने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। हाँ, हुआ ये कि जब मालवा के शासक महमूद खलजी ने दिल्ली पर हमला किया, तो दिल्ली के कमजोर सैयद सुल्तान ने बहलोल लोदी से मदद मांगी। बहलोल मदद के लिए आया, मालवा की सेना को पीछे हटने पर मजबूर किया, लेकिन फिर उसने खुद ही दिल्ली पर कब्जा कर लिया। 1451 में उसने सैयद वंश का अंत किया और खुद सुल्तान बन गया। और यहीं से शुरू हुआ लोदी वंश का शासन। लोदी वंश, इसे दोहराइए, लोदी वंश। हाँ, लोदी वंश।
ये 15वीं सदी के मध्य से लेकर बाबर के आने तक यानी लगभग 75 साल तक ऊपरी गंगा घाटी और पंजाब पर हावी रहे। लोधी लोग तुर्क नहीं थे ना, ये अफगान थे। सही, ये अफगान मूल के थे। हालांकि दिल्ली सल्तनत की सेना में अफगान पहले से ही थे, लेकिन लोदियों के समय उन्हें प्रशासन और सेना में बहुत महत्वपूर्ण पद मिले। अफगान शक्ति का प्रभाव सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि मालवा और दक्षिण के बहमली राज्यों में भी अफगान सरदार काफी शक्तिशाली हो गए थे। बहलोल लोदी का शासनकाल कैसा रहा? उसका ज्यादा ध्यान किस पर रहा? बहलोल लोदी की ज्यादातर ऊर्जा जौनपुर के शर्की शासकों के खिलाफ संघर्ष में ही लगी रही, जैसा हमने अभी बात की। एक कहानी भी है शायद कि उसने अफगानिस्तान से अफगानों को भारत बुलाया था। हाँ, अब्बास सरवानी नाम के एक इतिहासकार ने लिखा है कि बहलोल ने भारत में रोह, जो अफगानिस्तान का पहाड़ी इलाका माना जाता है, कि अफगानों को ये कहकर आमंत्रित किया कि भारत आओ, यहाँ गरीबी से निकलकर तरक्की करो, दिल्ली सल्तनत की सेवा करो। क्या ये बात सच है? हो सकता है ये थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर कही गई हो, लेकिन ये सच है कि लोदियों के समय बड़ी संख्या में अफगान भारत आए। इससे न केवल बहलोल को शर्कियों को हराने में सैन्य मदद मिली, बल्कि इसने धीरे धीरे उत्तर भारतीय मुस्लिम समाज की जो संरचना थी उसे भी बदल दिया। अफगानों की संख्या और उनका प्रभाव बढ़ गया। बहलोल लोदी के बाद सबसे महत्वपूर्ण लोधी सुल्तान कौन हुआ? वो था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी 1489 से 1517। इसे दोहराइए, सिकंदर लोदी। ये गुजरात के महमूद बेगड़ा और मेवाड़ के राणा सांगा का समकालीन था। सिकंदर लोदी ने क्या करने की कोशिश की? उसने दिल्ली सल्तनत को फिर से मजबूत करने और उसका विस्तार करने की कोशिश की। उसकी एक बड़ी चुनौती थी अफगान सरदार। अफगान सरदारों से क्या चुनौती थी? अफगान सरदारों की अपनी एक कबायली मानसिकता थी। वो स्वतंत्रता के आदी थे और सुल्तान को अपने बराबर का ही मानते थे। प्राइमस इंटर पेस यानी बराबर वालों में पहला। वो सुल्तान की पूर्ण सत्ता को स्वीकार करने में हिचकिचाते थे। तो सिकंदर ने उन्हें नियंत्रित करने के लिए क्या किया? उसने कुछ नियम सख्त किए। जैसे जब शाही फरमान जारी होता था तो बड़े बड़े अमीरों को शहर से बाहर आकर उसे सम्मानपूर्वक ग्रहण करना पड़ता था। जो जागीरदार थे उन्हें अपनी जागीर का हिसाब किताब सल्तनत को देना पड़ता था। अच्छा, मतलब अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने की कोशिश की। हाँ, और जो लोग भ्रष्टाचार या गबन करते पकड़े जाते थे उन्हें कड़ी सजा दी जाती थी। उसने अमीरों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक खुफिया व्यवस्था मतलब जासूसों का नेटवर्क भी बनाया था। क्या वो अफगानों की इस सोच को बदल पाया कि राज्य बांटा जा सकता है? पूरी तरह से नहीं। हालांकि उसने सुल्तान की शक्ति और प्रतिष्ठा को बढ़ाया, लेकिन अफगानों के बीच राज्य के बंटवारे का जो विचार था वो उसकी मृत्यु के समय तक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। और यही चीज उसकी मौत के बाद फिर से सिर उठाएगी जब इब्राहिम लोदी और उसके चाचाओं के बीच संघर्ष होगा। लेकिन प्रशासन के लिहाज से सिकंदर लोदी को काफी अच्छा माना जाता है ना? हाँ, कई मायनों में वो एक योग्य प्रशासक था। उसने न्याय व्यवस्था पर जोर दिया, राजमार्गों को लुटेरों से सुरक्षित बनाया ताकि व्यापार आसानी से हो सके, जरूरी चीजों की कीमतें कम रखने की कोशिश की ताकि आम लोगों को परेशानी न हो। कृषि में भी उसकी दिलचस्पी थी शायद। हाँ, उसे खेतीबाड़ी में काफी दिलचस्पी थी। उसने अनाज पर लगने वाली चुंगी अक्ट्रॉय खत्म कर दी और सबसे महत्वपूर्ण काम जो उसने किया वो था जमीन नापने का एक नया पैमाना शुरू करना, गजे सिकंदरी। गजे सिकंदरी, हाँ ये नाम तो सुना है, इसे दोहराइए। गजे सिकंदरी। ये जमीन नापने की एक स्टैंडर्डाइज्ड इकाई थी जो लगभग 32 इंच की होती थी और ये पैमाना मुगल काल तक इस्तेमाल होता रहा। उसके समय में जो लगान के दस्तावेज रेंट रोल्स तैयार किए गए वो इतने सटीक थे कि बाद में शेरशाह सूरी ने अपने भूमि सुधारों के लिए उन्हीं को आधार बनाया। ये तो उसके सकारात्मक पहलू हैं, लेकिन उसे एक कट्टर सुल्तान भी माना जाता है। हाँ, ये उसका दूसरा पहलू है। उसे धार्मिक रूप से काफी कट्टर और असहिष्णु माना जाता है। उसने शरिया यानी इस्लामी कानून के खिलाफ मानी जाने वाली कई प्रथाओं को सख्ती से रोका, जैसे मुस्लिम महिलाओं के संतों की मज़ारों पर जाने पर रोक लगा दी। और हिंदुओं के प्रति उसकी नीति कैसी थी? उसने हिंदुओं पर फिर से जिजिया लगा दिया, जिसे पहले कुछ सुल्तानों ने हटा दिया था या नरम कर दिया था। एक घटना बहुत चर्चित है कि उसने एक ब्राह्मण को सिर्फ इसलिए फांसी दे दी क्योंकि उस ब्राह्मण का मानना था कि हिंदू और मुस्लिम धर्म ग्रंथ दोनों समान रूप से पवित्र हैं। ओह, और मंदिरों को लेकर? उसने अपने सैन्य अभियानों के दौरान, जैसे नागरकोट के अभियान के समय, मंदिरों को तोड़ा और मूर्तियों को अपवित्र किया। थोड़ी गंभीर होकर,
ये चीजें उसे एक धर्मांध शासक के रूप में प्रस्तुत करती हैं। लेकिन क्या इसका कोई दूसरा पक्ष भी है? हाँ, थोड़ा विरोधाभासी लगता है, लेकिन दूसरी तरफ उसने विद्वानों और दार्शनिकों को अनुदान भी दिया। कई मध्य एशियाई विद्वानों को भारत आने के लिए प्रोत्साहित किया। उसके समय में कई महत्वपूर्ण संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद हुआ। अच्छा, जैसे जैसे चिकित्सा पर, संगीत पर। उसे संगीत का बहुत शौक था। कहते हैं उसके लिए संगीत पर संस्कृत के कई दुर्लभ ग्रंथों का अनुवाद किया गया। और प्रशासन में भी उसने हिंदुओं को शामिल करना जारी रखा। ऊंचे पदों पर हिंदू थे। तो मतलब एक जटिल व्यक्तित्व था, कट्टर भी और कला संस्कृति का संरक्षक भी। हाँ, कह सकते हैं। उसके शासनकाल में हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान और मेलजोल भी जारी रहा। ये नहीं था कि सब कुछ सिर्फ टकराव ही था। उसने राज्य का विस्तार कहाँ तक किया? उसने बिहार को जीता, बंगाल पर भी दबाव बनाया। पश्चिम में उसने ग्वालियर और धौलपुर जैसे मजबूत राजपूत किलों को जीतकर अपने राज्य का विस्तार किया। और आगरा शहर, वो भी तो उसी ने बसाया था। हाँ, बिल्कुल। इन्हीं अभियानों के दौरान खासकर राजस्थान और मालवा पर बेहतर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से उसने बहुत सोच विचार के बाद 1506 में यमुना किनारे एक नई जगह चुनी और वहां आगरा शहर की नींव रखी। आगरा, 1506, इसे याद रखिए। और आगरा जल्दी महत्वपूर्ण बन गया। हाँ, आगरा एक बड़ा शहर बन गया और लोदियों की दूसरी राजधानी के रूप में उभरा। दिल्ली के साथ साथ आगरा का महत्व भी बढ़ गया। उसकी दिलचस्पी राजस्थान और मालवा में बढ़ रही थी। इसका क्या प्रमाण है? जैसे उसने नागौर के खान को अपना संरक्षण दिया, रणथंबोर के शासक को दिल्ली की अधीनता स्वीकार करने पर मजबूर किया। उसका उत्तराधिकारी जो हुआ इब्राहिम लोदी, उसने तो सीधे मेवाड़ के खिलाफ अभियान किया, हालांकि उसे खातौली में हारकर पीछे हटना पड़ा। तो मेवाड़ और लोदियों के बीच संघर्ष तय था। हाँ, मालवा में राणा सांगा का बढ़ता प्रभाव और बयाना जैसे महत्वपूर्ण किले पर सांगा का कब्जा, इन सब वजहों से मेवाड़ और लोदी सल्तनत के बीच टकराव बढ़ रहा था। अब ये कहना मुश्किल है कि अगर बाबर बीच में ना आता तो इस संघर्ष का नतीजा क्या होता। शायद उत्तर भारत का इतिहास कुछ और होता। ये तो उत्तर भारत के मैदानों की बात हुई। अब जरा पहाड़ों की तरफ चलते हैं। कश्मीर। 15वीं सदी के उत्तर भारत का जिक्र कश्मीर के बिना अधूरा है। बिल्कुल। कश्मीर, वो खूबसूरत घाटी जो अपनी अलग पहचान के लिए जानी जाती है, लंबे समय तक ये बाहरी लोगों के लिए एक तरह से बंद ही रही। अलबेरूनी ने भी लिखा है शायद कि कश्मीर में घुसना आसान नहीं था। हाँ, अलबरूनी ने 11वीं सदी में लिखा था कि कश्मीरी लोग बाहरियों को आसानी से प्रवेश नहीं करने देते, यहाँ तक कि दूसरे हिंदुओं को भी, जिन्हें वो व्यक्तिगत रूप से ना जानते हों। इस दौर में कश्मीर शैव धर्म का एक बड़ा केंद्र था। लेकिन 14वीं सदी में वहाँ हिंदू शासन का अंत हो गया। हाँ, 14वीं सदी के मध्य में हिंदू शासन समाप्त हो गया और उसके बाद वहां उथल पुथल का दौर शुरू हुआ। इसी बीच एक मंगोल नेता दलूचा ने कश्मीर पर एक विनाशकारी हमला किया। दलूचा? उसने क्या किया? उसने बड़े पैमाने पर नरसंहार किया। हजारों लोगों को मार डाला गया। महिलाओं और बच्चों को गुलाम बनाकर मध्य एशिया के बाजारों में बेच दिया गया। शहर, गांव, खेत सब तबाह कर दिए गए। और कश्मीरी सरकार इतनी कमजोर थी कि वो इसका कोई विरोध ही नहीं कर सकी। ये तो बहुत भयानक था। हाँ, इस हमले ने कश्मीर को झकझोर कर रख दिया। और इसी पृष्ठभूमि में इस हमले के लगभग 100 साल बाद कश्मीर की गद्दी पर वो शासक बैठा जिसे कश्मीर के मुस्लिम शासकों में सबसे महान माना जाता है, ज़ैनुल आबिदीन। ज़ैनुल आबिदीन, हाँ, ये नाम बहुत इज्जत से लिया जाता है। इसे दोहराइए, ज़ैनुल आबिदीन। उनके समय तक कश्मीरी समाज में क्या बदलाव आ चुके थे? तब तक कश्मीरी समाज काफी बदल चुका था। हिंदू शासन के अंत और मंगोल हमले के बाद मध्य एशिया से बड़ी संख्या में मुस्लिम संत, शरणार्थी, सैनिक कश्मीर आए थे। इससे वहां सूफी संतों की एक नई परंपरा का उदय हुआ, जिन्हें ऋषि कहा जाता था। ऋषि? ये दिलचस्प है। हाँ, इन ऋषियों ने, जिनमें शेख नुरुद्दीन ऋषि या नंद ऋषि सबसे प्रसिद्ध है, उन्होंने हिंदू धर्म और इस्लाम की कुछ विशेषताओं को मिलाकर एक समन्वयवादी रास्ता अपनाया। उन्होंने सादा जीवन, सहिष्णुता और भक्ति पर जोर दिया और निम्न वर्ग के लोगों को इस्लाम में परिवर्तित करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। लेकिन ज़ैनुल आबिदीन से पहले एक शासक ऐसा भी था जिसने हिंदुओं पर बहुत अत्याचार किए। हाँ, वो था सुल्तान सिकंदर शाह। सिकंदर शाह 1389-14। उसके शासनकाल में ब्राह्मणों का जबरदस्त दमन हुआ। क्या हुआ था? कहते हैं कि उसे आदेश दिया गया था, शायद कट्टरपंथी तत्वों द्वारा,
कि कश्मीर के सभी ब्राह्मण और अन्य प्रतिष्ठित हिंदू या तो इस्लाम कबूल कर लें या फिर घाटी छोड़कर चले जाएं। और मंदिरों का क्या हुआ? उनके मंदिर नष्ट कर दिए गए, मूर्तियों को पिघलाकर सिक्के बनाए गए। ये कश्मीर के इतिहास का एक काला अध्याय है और कहा जाता है कि ये सब उसके एक मंत्री सुहा भट्ट के कहने पर हुआ था, जो खुद हिंदू धर्म से इस्लाम में परिवर्तित हुआ था और अपने पुराने धर्म के लोगों पर बहुत जुल्म ढा रहा था। ये तो बहुत ही दुखद है। लेकिन फिर ज़ैनुल आबिदीन के आने से सब बदल गया। बिल्कुल, जैसे रात के बाद सुबह होती है वैसे ही ज़ैनुल आबिदीन का शासन आया। उसने गद्दी पर बैठते ही सिकंदर शाह के उन सभी असहिष्णु आदेशों को रद्द कर दिया। क्या मतलब? उसने क्या क्या किया? उसने उन सभी गैर मुस्लिमों को, खासकर ब्राह्मणों को, वापस कश्मीर आने का न्योता दिया जो डर के मारे भाग गए थे। उन्हें पूरी सुरक्षा और सम्मान का आश्वासन दिया। और जो लोग डर से मुसलमान बन गए थे? उन्हें भी पूरी आज़ादी दी कि अगर वो वापस हिंदू धर्म में जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, या जो सिर्फ दिखावे के लिए मुसलमान बने थे उन्हें भी अपनी मर्जी से जीने की छूट दी, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। ये तो वाकई बहुत बड़ी बात थी उस समय के हिसाब से। और मंदिरों का क्या हुआ? उसने मंदिरों की मरम्मत करवाई, जो पुस्तकालय नष्ट कर दिए गए थे उन्हें फिर से स्थापित करने की कोशिश की। हिंदुओं को जो भूमि अनुदान ग्रांट्स छीने गए थे वो बहाल किए। अबुल फजल ने बाद में लिखा है कि ज़ैनुल आबिदीन के बनवाए कई मंदिर उसके समय यानी अकबर के समय लगभग 150 साल बाद भी मौजूद थे। प्रशंसा और राहत के भाव से। तो उसने पूरी तरह से धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। हाँ, व्यापक धार्मिक सहिष्णुता। उसने जजिया हटा दिया। गौ हत्या पर जो प्रतिबंध पहले हिंदू राजाओं ने लगाया था उसे भी जारी रखा। हिंदुओं को सरकार में बड़े बड़े पद दिए गए। कोई उदाहरण? जैसे श्रीय भट्ट नाम के एक हिंदू उसके न्याय मंत्री और दरबारी चिकित्सक थे। श्रीय भट्ट कहते हैं उसकी पहली 2 पत्नियां भी हिंदू थीं, जम्मू के राजा की बेटियां थीं। उसने तीसरी शादी तब की जब उसके पहली 2 पत्नियों से हुए बेटों की मृत्यु हो गई। वो खुद भी विद्वान था शायद। हाँ, वो खुद एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था, फारसी में कविता लिखता था। उसे कश्मीरी, संस्कृत और तिब्बती भाषाओं का भी अच्छा ज्ञान था। उसने संस्कृत और फारसी के विद्वानों को खूब संरक्षण दिया और अनुवाद का काम भी करवाया। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसने महाभारत और कल्हण की राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद करवाया। राजतरंगिणी, इसे दोहराइए, राजतरंगिणी। ये कश्मीर के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। उसने इसे न सिर्फ अनुवाद करवाया बल्कि उसे अपने समय तक अद्यतन अपडेट भी करवाया। संगीत में भी रुचि थी। हाँ, उसे संगीत का भी बहुत शौक था। कहते हैं ग्वालियर के राजा ने उसके लिए संगीत पर संस्कृत के 2 दुर्लभ ग्रंथ भेजे थे। ये तो सांस्कृतिक पक्ष हुआ। कश्मीर के आर्थिक विकास के लिए उसने क्या किया? उसने कश्मीर के आर्थिक विकास पर भी बहुत ध्यान दिया। उसने 2 लोगों को खास तौर पर समरकंद भेजा। समरकंद, जो उस समय सिल्क रूट पर एक बड़ा केंद्र था। क्यों भेजा? ताकि वो लोग वहां से कागज बनाने की कला और जिल्द साजी, बुक बाइंडिंग की कला सीख कर आए। और वो आए और उन्होंने कश्मीर में इन उद्योगों की शुरुआत की। और दूसरी शिल्पों को भी बढ़ावा दिया। हाँ, उसने कश्मीर में कई नए शिल्पों को बढ़ावा दिया, जैसे पत्थर काटने और चमकाने का काम, बोतलें बनाना, सोने का वर्क बनाना जो मिठाइयों पर लगता है, और सबसे ज्यादा जिस चीज को उसने प्रोत्साहित किया वो थी शॉल बनाने की कला। कश्मीरी शॉल। हाँ, वो तो आज भी दुनिया भर में मशहूर है। बिल्कुल। पश्मीना शॉल की बुनाई को उसके समय में बहुत प्रोत्साहन मिला। इसके अलावा उसने बारूद बनाने और आतिशबाजी के विकास पर भी ध्यान दिया। वो एक निर्माता भी था, मतलब इमारतें, नहरें वगैरह। हाँ, वो एक उत्साही निर्माता था। उसने बड़ी संख्या में बांध बनवाए, नहरें खुदवाईं, पुल बनवाए ताकि खेती और व्यापार को सुविधा हो। उसकी सबसे बड़ी इंजीनियरिंग उपलब्धि मानी जाती है वुलर झील के बीच में एक कृत्रिम द्वीप का निर्माण करवाना, जिसे ज़ैना लंका कहते हैं। ज़ैना लंका, इसे दोहराइए, ज़ैना लंका। तो इन सब कामों की वजह से ही उसे बुट शाह कहा जाता है। हाँ, कश्मीरी लोग उसे प्यार और सम्मान से बुड शाह कहते थे, जिसका मतलब है महान सुल्तान। बुड शाह, इसे दोहराइए, बुड शाह। क्या वो एक बड़ा योद्धा भी था? नहीं, वो कोई महान सेनापति या विजेता नहीं था, लेकिन उसने अपने राज्य की सीमाओं की रक्षा की। उसने लद्दाख की तरफ से होने वाले मंगोल आक्रमणों को विफल किया। बाल्टिस्तान का इलाका, जिसे तब तिब्बते बुजुर्ग कहा जाता था, उसे जीता।
जम्मू, राजौरी जैसे पड़ोसी पहाड़ी राज्यों पर भी अपना नियंत्रण बनाए रखा। तो इस तरह उसने कश्मीरी राज्य को एकीकृत और सुरक्षित रखा। उसकी ख्याति कश्मीर से बाहर भी फैली थी। हाँ, उसकी ख्याति भारत के दूसरे हिस्सों तक और मध्य एशिया के प्रमुख शासकों तक फैली हुई थी। वो 15वीं सदी के भारत के सबसे उल्लेखनीय शासकों में से एक था। तो ये था 15वीं सदी का लेखा जोखा। बंगाल, गुजरात, मालवा, मेवाड़, जौनपुर, दिल्ली, कश्मीर, हर जगह अलग अलग ताकतें उभर रही थीं, लड़ रही थीं, अपनी पहचान बना रही थीं। हाँ, और जैसा कि सतीश चंद्रा निष्कर्ष निकालते हैं, ये जो क्षेत्रीय शक्ति संतुलन था, ये कभी भी स्थायी शांति या स्थिरता नहीं ला सका। संघर्ष लगातार चलता रहा। लेकिन इन संघर्षों के बीच भी इन क्षेत्रीय राज्यों ने सांस्कृतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बिल्कुल, वास्तुकला की नई स्थानीय शैलियां विकसित हुईं। हमने बंगाल, गुजरात, मालवा, जौनपुर की शैलियों की बात की। स्थानीय भाषाओं जैसे बंगाली, गुजराती, इनको संरक्षण मिला और उनमें साहित्य रचा गया। और धार्मिक नीतियां भी काफी मिली-जुली रहीं। हाँ, एक तरफ सिकंदर लोदी, महमूद खलजी जैसे शासक थे, जिन्होंने मंदिर तोड़े, जजिया लगाया और खुद को कट्टर मुस्लिम शासक के रूप में पेश करने की कोशिश की। तो दूसरी तरफ होशंग शाह, अलाउद्दीन हुसैन शाह और खासकर ज़ैनुल आबिदीन जैसे शासक भी थे, जिन्होंने धार्मिक सहिष्णुता दिखाई और हिंदुओं को प्रशासन में शामिल किया। तो ये कहना गलत होगा कि ये दौर सिर्फ टकराव का था। हाँ, बिल्कुल। इन्हीं राज्यों में, इन्हीं संघर्षों के बीच आपसी सामंजस्य और सांस्कृतिक एकीकरण की ताकतें भी लगातार काम कर रही थीं। हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच विचारों, कलाओं, रीति रिवाजों का आदान प्रदान हो रहा था। और कुछ शासकों की नीतियों में तो हमें आगे आने वाले अकबर की कुछ नीतियों की झलक भी दिखाई देती है। वाह, क्या जबरदस्त यात्रा थी ये 15वीं सदी के उत्तर भारत की। मतलब इतनी सारी रियासतें, इतने सारे शासक, इतनी उथल-पुथल। तो इस पूरी चर्चा से खासकर यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? व्हाट आर द की टेकअवेज? हाँ, कुछ प्रमुख बिंदुओं को हम संक्षेप में दोहरा सकते हैं। तैमूर के हमले के बाद दिल्ली सल्तनत का विघटन हुआ और कई शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ, जैसे बंगाल, गुजरात, मालवा, मेवाड़, जौनपुर, कश्मीर। सही। दूसरा, इन राज्यों के बीच लगातार शक्ति संघर्ष चलता रहा। कोई एक शक्ति हावी नहीं हो पाई। खास तौर पर मालवा के नियंत्रण के लिए गुजरात, मेवाड़ और कुछ हद तक दिल्ली के बीच त्रिकोणीय संघर्ष चलता रहा। तीसरा बिंदु, राजनीतिक अस्थिरता के बावजूद ये क्षेत्रीय सांस्कृतिक विकास का एक महत्वपूर्ण दौर था। वास्तुकला की विशिष्ट क्षेत्रीय शैलियां विकसित हुईं, जैसे शर्की, गुजराती, मालवी। स्थानीय भाषाओं जैसे बंगाली और साहित्य को संरक्षण मिला। हमने कश्मीर में शिल्पों के विकास की भी बात की। चौथा, धार्मिक नीति के बारे में। शासकों की धार्मिक नीतियों में बहुत विविधता थी। कुछ शासक जैसे सिकंदर लोधी, मालवा का महमूद खलजी, कश्मीर का सिकंदर शाह काफी कट्टर और असहिष्णु थे। उन्होंने जजिया लगाया, मंदिर तोड़े। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ शासक जैसे मालवा का होशंग शाह, बंगाल का अलाउद्दीन हुसैन शाह, कश्मीर का ज़ैनुल आबिदीन अपेक्षाकृत ज्यादा सहिष्णु थे। उन्होंने हिंदुओं को प्रशासन में शामिल किया और कला संस्कृति को बढ़ावा दिया। जजिया एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दा बना रहा। पांचवां, प्रशासन के बारे में। सिकंदर लोदी ने कृषि, न्याय, बाजार नियंत्रण और जमीन की पैमाइश गाजे सिकंदरी पर ध्यान दिया, जो आगे चलकर शेरशाह और मुगलों के लिए उपयोगी साबित हुए। छठा बिंदु, इस दौर में अफगानों का राजनीतिक महत्व बहुत बढ़ गया, खासकर लोदियों के शासनकाल में। इसने उत्तर भारत की राजनीतिक और सामाजिक संरचना को प्रभावित किया। और आखिरी सातवां बिंदु, 1525 तक उत्तर भारत एक नए और बड़े और ज्यादा निर्णायक संघर्ष के मुहाने पर खड़ा था। मुख्य खिलाड़ी थे मेवाड़ के राणा सांगा और दिल्ली के इब्राहिम लोदी। लेकिन बाबर के आगमन ने इस पूरे समीकरण को, इस पूरे खेल को ही बदल कर रख दिया, जिसके बारे में हम शायद अगली बार बात करेंगे। बिल्कुल। तो दोस्तों, ये था उत्तर भारत में साम्राज्य के लिए संघर्ष का पहला भाग, लगभग 1400 से 1525 तक का दौर। उम्मीद है आपको ये विस्तृत चर्चा पसंद आई होगी। हाँ, और ये समझने की कोशिश करें कि ये सिर्फ तारीखें और नाम नहीं है। सही कहा। देखिए, यूपीएससी की तैयारी सिर्फ तथ्यों को रटना नहीं है, ये इतिहास के उतार चढ़ाव को,
किरदारों की जटिलताओं को, उन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक ताकतों को समझना है जिन्होंने हमारे आज को आकार दिया है। बिल्कुल। ये दौर हमें सिखाता है कि कैसे राजनीतिक बिखराव के बीच भी सांस्कृतिक और प्रशासनिक विकास हो सकता है और कैसे शक्ति का संतुलन हमेशा हमेशा बदलता रहता है। कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। इस कालखंड को समझना, जैसा कि हमने शुरू में कहा, मुगल साम्राज्य के उदय की पृष्ठभूमि को समझने के लिए अनिवार्य है। हाँ, ये न सिर्फ आपको परीक्षा में बेहतर अंक दिलाएगा, बल्कि इतिहास को एक कहानी की तरह, एक सबक की तरह देखने का नजरिया भी देगा। हमारी सलाह है कि इस चर्चा को हो सके तो दोबारा सुनें, अपने नोट्स बनाएं और सोचें कि इन घटनाओं का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या रहा होगा। क्या ज़ैनुल आबिदीन की नीतियां कश्मीर के भविष्य को स्थायी रूप से बदल सकती थीं, अगर बाद के शासक भी वैसे ही होते? या क्या होता अगर खानतोली की लड़ाई में इब्राहिम लोदी जीत जाता? क्या बाबर तब भी इतनी आसानी से सफल हो पाता? ये सवाल सोचने पर मजबूर करते हैं। एकदम सही। तो अगर आपको हमारा ये प्रयास, ये गहन विश्लेषण पसंद आया, तो कृपया सुन लो यूपीएससी YouTube चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें, अपने विचार, अपने सवाल नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। आपकी प्रतिक्रिया, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वही हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। और हाँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगली विस्तृत चर्चा आप मिस न करें। मिलते हैं अगले सत्र में एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।